बच्चों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे। आपने इससे पूर्व मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और उसके पुत्र आपने ऊपर देखा होगा, उसके पुत्र बिंदुसार। और अब हम पढ़ेंगे इस वीडियो में सम्राट अशोक। तो सम्राट अशोक का जो समय है वो आप देखिए 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक का है। 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक का समय है अशोक का। बिंदुसार के बारे में हम बिंदुसार इसके पिता हैं, आप पढ़ चुके हैं, और ये चंद्रगुप्त मौर्य का पोता है। तो अब आप देखिए कि इसने कितना काम किया है, ये सम्राट किस प्रकार बना और कैसे इसने पूरे भारत पर शासन किया, पूरे भारत के शासन को संभाला इसने। ठीक है। बिंदुसार की मृत्यु के उपरांत अशोक जो है विशाल मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। ठीक है। अपने पिता बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक जो है विशाल मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। करीब 4 वर्ष के सत्ता संघर्ष के बाद अशोक का विधिवत राज्याभिषेक 4 साल बाद विधिवत तरीके से सम्राट अशोक ने जो सत्ता संघर्ष किया था उसके बाद 4 वर्ष बाद विधिवत तरीके से राज्याभिषेक हुआ 269 ईसा पूर्व, यानी 269 ईसा पूर्व में इसका जो है राज्याभिषेक किया गया। वैसे तो अशोक 273 ईसा पूर्व में ही मगध के सिंहासन पर बैठ चुका था, लेकिन विधिवत तरीके से जो बैठा है वो 269 ईसा पूर्व। तो कुछ हुआ क्या 269 ईसा पूर्व में, क्या हुआ था ऐसा, तो आप पढ़ेंगे। इसके अंदर एक कलिंग युद्ध की घटना आएगी और कलिंग को जीतने के बाद ही अशोक जो है पूरे भारत पर शासन चला पाया है, और इसीलिए उसने अपना विधिवत तरीके से जो राज्याभिषेक है वो 269 ईसा पूर्व में ही करवाया। ठीक है। अब आप इम्पोर्टेंट देखिए कि अशोक ने, इसमें आपके बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे बच्चों, तो आप बहुत ध्यान से पढ़ें। अशोक अभिलेखों में अशोक ने अपनी बातों को जो है वो अभिलेखों और शिलालेखों और मुद्राओं, सिक्कों, इनके जरिए जनता तक पहुंचाया था। तो कुछ अभिलेखों में जो है अशोक को किस नाम से पुकारा गया वो देखिए आप। अभिलेखों में अशोक को देव नाम प्रिय, क्या नाम दिया गया, देव नाम प्रिय और देव नाम प्रियदर्शी एवं राजा के संबोधन से संबोधित किया गया। यानी कई अभिलेख ऐसे हैं जिसमें अशोक को क्या नाम दिया गया, आप ध्यान रखेंगे, देव नाम प्रिय, यानी देवताओं में जिसका नाम प्रिय है वो अशोक को उपाधि दी गई। देव नाम प्रियदर्शी यानी देवताओं में प्रिय दिखने वाला, और राजा के नाम से सम्राट अशोक को अभिलेखों में जो है संबोधित किया गया। सर्वप्रथम मास की अभिलेख है ये, सर्वप्रथम मास की अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है कि किस अभिलेख में सम्राट अशोक का नाम अशोक मिलता है, तो मास की अभिलेख में मिलता है सर्वप्रथम। ठीक है। फिर उसके बाद गुर्जरा लेख में भी, मास की और गुर्जरा दोनों अभिलेख हैं जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है। और अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष में अशोक ने कश्मीर और खोतान क्षेत्र के अनेक भागों को विजित कर मौर्य साम्राज्य में मिलाया। ठीक है। सर्वप्रथम आपने ये पढ़ लिया है कि मास की और गुर्जरा लेख में ही अशोक का नाम अशोक मिलता है, और अशोक जो है अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष में अशोक ने कश्मीर और खोतान क्षेत्र के अनेक भागों को जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिलाया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब अशोक का राज्याभिषेक हो गया 269 के अंदर हुआ है ना, 269 में राज्याभिषेक विधिवत रूप से करवाया। उसके बाद राज्याभिषेक के 7वें वर्ष में अशोक ने कश्मीर और खोतान क्षेत्र के अनेक भागों को जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिलाया। अशोक के प्राप्त सभी अभिलेखों से स्पष्ट हो जाता है कि उसका साम्राज्य कहाँ कहाँ का था। तो अशोक ने जो है वो उत्तर पश्चिम सीमा, तो ये आपके उत्तर पश्चिम सीमा है। इधर आपके उत्तर पश्चिम सीमा में आप देखो अफ़गानिस्तान, तो आपका अफ़गानिस्तान इधर है। ठीक है। दक्षिण में कर्नाटक, तो दक्षिण में कर्नाटक आपका यहाँ है।
पश्चिम में काठियावाड़, ये काठियावाड़ आपका गुजरात यहाँ पर है, ठीक है। और ये आपका अफ़गानिस्तान, ये आपका काठियावाड़, ये आपका यहाँ पर नीचे दक्षिण में क्या था आपका कर्नाटक, और फिर आपका पूर्व में बंगाल की खाड़ी। तो इस प्रकार जो है सम्राट अशोक ने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष में जो है कश्मीर और खोतान के क्षेत्र आपके उत्तर में, इन क्षेत्रों को जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला दिया। तो इस प्रकार जो है वो पूरे भारत पर चारों दिशाओं में अशोक ने अपना झंडा लहरा लिया। अशोक के प्राप्त सभी अभिलेखों से स्पष्ट हो जाता है कि उसका साम्राज्य उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत अफ़गानिस्तान, दक्षिण में कर्नाटक, काठियावाड़ और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक था। कलहण की किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, राजतरंगिणी, उसमें लिखा हुआ है। राजतरंगिणी में जो है कश्मीर का अध्ययन किया गया है बच्चों, आप ध्यान रखें। राजतरंगिणी में कश्मीर के शासनकाल के बारे में लिखा हुआ है। और अशोक ने कश्मीर में नदी का नाम क्या है? वितस्ता नदी। तो वितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की। तो कश्मीर में वितस्ता नदी बहती है, उस नदी के किनारे श्रीनगर की स्थापना की है। और तथा नेपाल में ललितपत्तनम नगर की स्थापना नेपाल में की। एक युग पुरुष के रूप में अशोक ने मौर्य साम्राज्य को अपनी नीतियों के माध्यम से नई दिशा दी। युग पुरुष के रूप में अशोक ने मौर्य साम्राज्य को अपनी नीतियों के माध्यम से नई दिशा दी। वह अत्यधिक व्यापक दृष्टि से युक्त व्यक्तित्व था। उसने तत्कालीन समस्याओं को समझते हुए उन्हें सुलझाने का प्रयास किया। उसका धम्म और अन्य नीतियाँ आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी तत्कालीन समय में थी। उसकी नीतियाँ आज भी लोग सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं। वे सार्वजनिक और सार्वभौमिक व सार्वयुगीन है, जो एक अकेले राष्ट्र की धरोहर नहीं हो सकता। ठीक है, संपूर्ण विश्व की धरोहर है। और ऐसी नीतियों के प्रवर्तक के रूप में हम अशोक को महान कहते हैं। अशोक ने जो नीतियाँ अपनाई उसकी वजह से हम अशोक को महान कहते हैं। संपूर्ण विश्व में एक धरोहर है उसकी नीतियाँ। अशोक ने पितृवत शासन का सिद्धांत दिया, पितृवत शासन, तथा लोक कल्याण को सबसे इम्पोर्टेंट महत्व दिया। लोक कल्याण राज्य का उद्देश्य उसने महत्वपूर्ण उद्देश्य बनाया। वह कौटिल्य के लोक कल्याण के आदर्श को आत्मसात किया। उसके बाद वृक्षारोपण, कृषि, सिंचाई, सार्वजनिक निर्माण, कुएं, सराय ये सब बनवाए और रोजगार का सुधार किया। आर्थिक और आधारभूत संरचना में व्यापक सुधार हुआ एवं राज्य को आर्थिक व सामाजिक रूप से मजबूत बनाया, जो भी प्रासंगिक है। उसने अपने राज्य को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाया। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया। ठीक है, अशोक ने क्या किया? अशोक ने धम्म का प्रतिपादन करा और राजा, प्रजा तथा नौकरशाही के लिए एक कानून तैयार कराया कि राजा का क्या कर्तव्य है, प्रजा का क्या काम है और नौकरशाही के लिए क्या कानून होना चाहिए। सामाजिक और राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एकता व विकास को बढ़ावा दिया, जिससे अंतर संबंधों में प्रगाढ़ता आई और उसका उद्देश्य राष्ट्र निर्माण करना था। उसका मेन मकसद क्या था? राष्ट्र का निर्माण करना। अशोक का एकमात्र ऐतिहासिक शासक हुआ। अशोक जो है वो एकमात्र ऐसा ऐतिहासिक शासक है इतिहास में जिसने प्रजा से खुद प्रत्यक्ष संपर्क किया। इस हेतु अशोक ने धम्म की यात्राएं की एवं प्रतिवेदकों आदि अधिकारियों की नियुक्ति भी की। धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उसने अनेक अधिकारियों की नियुक्तियां भी की। फिर देखिए, भौतिक संस्कृति के प्रचार प्रसार एवं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए उसने समाज के कमजोर वर्गों को गतिशीलता प्रदान की। कृषि भूमि का विस्तार किया और युद्ध बंदियों आदि को वनों और खानों में, जो युद्ध में बंदी बनाए हुए थे उन लोगों को वनों और खानों में लगा दिया। ठीक है, वे एकमात्र ऐसे शासक हुए जिन्होंने प्रजा के आध्यात्मिक और नैतिक उत्थान के साथ साथ
उत्पादन शक्तियों पर भी ध्यान दिया। अशोक ने ग्रामीण विकास को अपना ध्येय बनाया, ग्रामीण विकास को महत्व दिया और इस पर अधिक ध्यान दिया। अशोक ने साम्राज्य में 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। अशोक ने साम्राज्य में कितने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। साथ ही 84,000 स्तूप बनाए और ये राजस्व के मामले में राजस्व का पुनर्वितरण, सार्वजनिक हित, राजस्व का जो पैसा था वो सार्वजनिक हित और लोक अनुरंजन यानी लोगों के मनोरंजन के कार्य में लगवाया और तथा अर्थव्यवस्था में भी तीव्रता और गति प्रदान की। इन कार्यों के फलस्वरूप आम जनता को क्रय शक्ति में वृद्धि हुई, लोगों के पास पैसा आने लग गया और लोगों ने उस पैसे का इस्तेमाल कल्याण में लगाया। ठीक है, फिर देखिए अशोक ने वैदेशिक नीति को समसामयिक बना दिया तथा तत्कालीन सम्राटों के साथ कूटनीतिक संबंध बनाए एवं उच्च स्तरीय धम्म आयोग भेजे। धम्म आयोग बनाया इसने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए और सम्राटों के साथ अपने साथ के विदेशिक नीति यानी पड़ोसी राज्यों से संबंध बनाए, सम्राटों के साथ इन्होंने अंतर संबंध बनाए और उनके वहाँ पर धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आयोग भेजे। अशोक ने संपूर्ण विश्व को धार्मिक सहिष्णुता का पाठ, धर्म का पाठ पढ़ाया, धर्म का प्रचार प्रसार किया, सभी धर्मों को समान महत्व देने पर और आदर प्रदान करने पर बल दिया तथा जनता पर धर्म को बलात् नहीं, जबरदस्ती धर्म को नहीं थोपा। एक धर्म का नारा, एक धर्म, एक भाषा और एक लिपि का अनुसरण कर संपूर्ण भारतवर्ष का एकीकरण कर दिया। एक धर्म, एक भाषा और एक ही लिपि का अनुसरण किया और एक भारतवर्ष का निर्माण किया, भारत का एकीकरण कर दिया। साथ ही इसने समान नागरिक संहिता, सभी नागरिकों के लिए समान कानून और दंड संहिता का क्रियान्वयन कर सामाजिक न्याय और कानून के शासन की स्थापना की। विभिन्न वर्गों व धर्मों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित किए, जो प्रगतिशील अर्थव्यवस्था तथा राज्य की प्रगति हेतु जरूरी है। तो बहुत वर्गों के साथ और धर्म के साथ इन्हें बहुत अच्छे संबंध स्थापित किए, जो प्रगतिशील अर्थव्यवस्था के लिए और राज्य की प्रगति और उन्नति के लिए बहुत ज़रूरी है। अशोक ने अपने अभिषेक के, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ रहे हैं हम, अशोक ने अभिषेक के 8वें वर्ष में, ठीक है, अभिषेक तो कब हुआ 269 में विधिवत तरीके से हुआ, तो इसके अभिषेक के 8वें वर्ष में लगभग समय क्या रहेगा 261 ईसा पूर्व में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 261 ईसा पूर्व, अपने 8वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया इसने अभिषेक के 8वें वर्ष में। और इसके बारे में एक अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख। क्या नाम है? हाथी गुम्फा अभिलेख में ये लिखा हुआ है कि संभवतः कलिंग का राजा कौन था? नंदराज नाम का राजा था कलिंग पर। और कलिंग की राजधानी कौन सी थी? तो कलिंग की राजधानी का नाम है तोशली। तो कलिंग पर उस समय जब इसने आक्रमण किया तब नंदराज नाम का राजा था और कलिंग की राजधानी थी वो तोशली थी। अशोक संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधना चाहता था एवं कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध होने के कारण व्यापार और व्यवसाय की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। समुद्र के किनारे होने के कारण विदेशी व्यापार की दृष्टि से भी कलिंग का बहुत महत्व था। लेकिन कलिंग के युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए। आप 10वीं क्लास में भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं बच्चों। 1 लाख लोग मारे गए थे और करीब 1.5 लाख लोगों को जो है वो अशोक ने बंदी बना लिया। इस भीषण नरसंहार, ये जो 1 लाख लोग मरे, इस भीषण नरसंहार और कोहराम को देखते हुए अशोक का मन जो है वो विचलित हो गया, द्रवित हो गया और उसने भविष्य में कभी भी, उसने उसी युद्ध भूमि में कसम खाई कि वो कभी भी युद्ध नहीं करेगा। उसने युद्ध की नीति को त्यागने की घोषणा कर दी और उसने युद्ध नीति की जगह, युद्ध घोष की जगह उसने भैरी घोष को अपनाया। यही आपका प्रश्न है, युद्ध नीति यानी भैरी घोष। युद्ध में भैरी घोष यानी कि एक जो है एक यंत्र बजाया जाता है युद्ध के दौरान जिससे पता चलता है कि युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। तो भैरी घोष को हटाकर, भैरी घोष को त्याग कर उसने धर्म का रास्ता अपनाया, दम्भ घोष को अपना लिया अशोक ने, ठीक है। और इसी के लिए इसने आजीवन कार्य किया। अशोक के बाद इसके जो बेटे आए, जालोक, कुणाल, दशरथ, संप्रति, शालीशुक और देववर्मन आदि शासकों ने शासन किया। और क्वेश्चन आता है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन है? तो बृहदत्त है। मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन है? तो बृहदत्त। बृहदत्त का सेनापति कौन है? पुष्यमित्र शुंग।
तो बृहदत्त अंतिम सम्राट था और उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग था, और इसी ने 185 ईस्वी पूर्व में इस अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर दी, और इसी की मृत्यु के साथ, यानी बृहदत्त की मृत्यु के साथ ही मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया और एक नया साम्राज्य आया, शुंग साम्राज्य। आपने इसके बारे में पूर्व रूप से कक्षा 10 में भी जानकारी प्राप्त कर रखी है, मुझे पता है, लेकिन आपको इन बातों को अच्छे से याद कर लेना है, पढ़ लेना है, और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी इसी में से ही बना लेना है। ठीक है।